आज के इस लेक्चर में कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में हम आगे पढ़ेंगे। अभी तक मैंने आपको सीरीज पैरेलल पढ़ा दिया है, कॉमन पोटेंशियल मेथड सिखा दिया है, व्हीटस्टोन ब्रिज सिखा दिया है। व्हीटस्टोन ब्रिज को बहुत बार बैलेंस ब्रिज भी लिखा रहता है। व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं हो तो उसके लिए मैंने अभी लास्ट में आपको क्वेश्चन कराए थे, तो एक बार मैं भी आपको रिकैप करा देता हूँ। फिर स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको इसलिए बताया था कि यदि ब्रिज बैलेंस नहीं है तो हम स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं। चूँकि स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन हमारे सिलेबस पे नहीं है, इसलिए बहुत सारे राइटर्स इसको लिखते नहीं हैं। बट यदि आप स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगाते हैं तो केवीएल से लगा सकते हैं। फिर आज हम आगे सिमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक बार मैं रिकैप करा देता हूँ। व्हीटस्टोन ब्रिज में टोटल 5 जो है रजिस्टर्स होते हैं, 2 पैरेलल ब्रांचेज होती हैं। जैसे यहाँ इधर से आप जा रहे हैं तो एक ये इधर की तरफ ये है R1 R2 फिर R3 R4, इन दोनों ब्रांच को ज्वाइन करने वाला एक ये ब्रिजिंग रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस हो सकता है या मीटर हो सकता है, वोल्ट मीटर हो सकता है। तो हम इसको बैलेंस ब्रिज तब बोलते हैं जब ये वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं जाए। और कोई करंट तब नहीं जाएगी जब C और D का पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि करंट इन RS इज 0, तो उस कंडीशन में BC इज इक्वल टू BD होगा, और उस कंडीशन में R1/R2 विल बी इक्वल टू R3/R4 आ जाएगा। सो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। फिर मैंने आपको व्हीटस्टोन ब्रिज पर क्वेश्चन करा दिया कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। यहाँ A से B गए। अब आप देखिए ये यहाँ से पैरेलल पाथ जा रहा है और एक पैरेलल पाथ ये जा रहा है। इन दोनों पाथ को ये ज्वाइन कर रहा है, तो एक तरह से सिमेट्रिकल सिचुएशन हो गई। आप इसको मल्टीप्लाई करिए तो R², इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो R², या इसका रेशियो ले लीजिए तो R/R 1 हो गया, इसका लेंगे तो ये भी 1 हो गया। तो इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर है, तो इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगी। तो मैंने इसको हटा दिया। यहाँ से हटाने के बाद मैं क्या देखता हूँ कि R और R ये दोनों सीरीज में हो गए, तो 2R और ये भी 2R पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R के बराबर आ जाएगा। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं। देखिए इसको मल्टीप्लाई किया 4R², इसको मल्टीप्लाई किया 4R², R और 2R का रेशियो ले लिया यदि मैंने तो 1/2 हो गया। यहाँ पर यदि मैंने रेशियो ले लिया तो 1/2 हो गया, और ये 2R 4R का रेशियो ले लिया तो 1/2 हो गया। दोनों में से कैसे भी चेक कर सकते हैं। सो इसमें निश्चित रूप से करंट नहीं जाएगी, तो इसको मैंने सर्किट से हटा दिया। हटाने के बाद मैंने फिर से डायग्राम बना लिया है, तो R 2R है और 2R 4R है। तो हम जब इसको लेंगे सीरीज में तो 3R है, और इसको लेंगे तो यहाँ पर 6R है, और इसका रिजल्टेंट निकाल लिया। इसके बाद फिर अगला वाला है, उसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये R यहाँ से और ये ब्रांच B तक चले गए, और यहाँ से गए तो ये चले गए। 2 ब्रांच समझिए, ये यहाँ से आए और ये आ गए, और यहाँ से गए तो ये वाली ब्रांच भी है। इन दोनों ब्रांच को जोड़ने वाला ये ब्रिज है। यदि मैं इसको हटा दूँ तो यदि इसको हटा दिया जाए तो यहाँ R और 2R बचा, R 2R, और यहाँ 2R 4R, तो 2R 4R। सो बाकी पहले वाला क्वेश्चन ही हो गया। तो इस तरीके से हम ब्रिज को बना सकते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास एक ब्रिज है। ये एक ब्रांच है A से B तक जाने की, एक ये ब्रांच है 1 से B तक जाने की, और दोनों ब्रांच के बीच में एक हमने रेजिस्टेंस लगा दिया। यदि मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ तो ये फिर ये तीनों इस तरीके से पैरेलल में हो जाएंगे। हटा क्यों देता हूँ, क्योंकि R और R का रेशियो सेम है और R और R का रेशियो सेम है, इसलिए हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ब्रिज हो गया। अब यदि ब्रिज बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड है, उनके रेशियो बराबर नहीं है P और Q और RS के, तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर स्टार और डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो डेल्टा को बदल देंगे किसमें, स्टार में। डेल्टा का मतलब ये ट्रायंगल, ये डेल्टा कहलाएगा। और ये जब बीच से जुड़े हुए हैं तो ये क्या बन गया, स्टार। तो ये जो है हमारे पास, दिस इज़ अवर डेल्टा, ये डेल्टा कहलाता है, से डेल्टा है। और ये जो है वो स्टार कहलाता है। सो डेल्टा स्टार हो गया। सो डेल्टा को हमें बदलना है किस में, स्टार में। तो ये R1 है, R2 है, और इधर वाला क्या है, ये R3। यहाँ बीच में कोई पॉइंट माना, ये X हो गया, ये Y हो गया, और ये Z। अब हमें X, Y और Z की वैल्यू निकालना है। सो आप समझिए X किससे जुड़ा है, R1 और R3 से। तो मैं यहाँ लिखूँगा R1 × R3 डिवाइड बाई R1 + R2 + R3। Y देख लूँगा, Y किससे जुड़ा है, R1 और R2 से। तो R1 R2 डिवाइड बाई R1 + R2 + R3। और Z किससे जुड़ा है, R2 R3 से। तो R2 R3 डिवाइड बाई R1 + R2 + R3। और इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैंने आपको पहला क्वेश्चन कराया था अनबैलेंस ब्रिज में, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। फर्स्ट है, तो आप देखिए ये 2 है, ये 4 है, यहाँ 4 है, 2 है, तो इनका सामने वालों का प्रोडक्ट कितना हुआ, 4, इनका हो गया 16। तो ये ब्रिज बैलेंस नहीं है। यदि ब्रिज बैलेंस नहीं है तब तो फिर व्हीटस्टोन ब्रिज से हम जो बीच वाले को हटा दे रहे थे वैसे तो लगेगा नहीं, अब बीच वाला तो रहेगा ही। सो इधर जो ये वाला डेल्टा है, ये 3 ट्रायंगल वाला, इस डेल्टा को मैंने बदल दिया किस में, स्टार में।
तो स्टार में कैसे बदला, ये मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, एक्स वाई और ये जेड ऐसे ज्वाइन। अब एक्स किससे किससे जुड़ा है, 2 और 4 से, तो मैं क्या लिखूँगा 2 इंटू 4, इन तीनों का सम 10 है, तो 2 इंटू 4/10 आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 4/5। अब आप y वाली वैल्यू देखेंगे तो 2 इंटू 4 डिवाइड बाई 10, तो ये भी 4/5 हो गया। फिर इधर की तरफ मैंने क्या ले लिया है, z ले लिया है, तो 4 इंटू 4 डिवाइड बाई 10, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 8/5 के इक्वल हो जाएगा। तो 4/5, 4/5 एंड 8/5। अब आप इधर की तरफ आ जाइए, मैंने ट्रेंगल ये जो थे ये ब्रांच तो हट गई, अब ये स्टार की जगह क्या आ गया, डेल्टा। तो ए से स्टार्ट हो रहा है, तो ए से एक्स वाला आ गया, फिर ये बीच से y आ गया और z, और इधर कौन सा जुड़ा है, 4 और 2, तो मैंने इधर 4 और 2 जोड़ दिया। अब ये दोनों तो किस में हैं, सीरीज में हैं, और ये दोनों सीरीज में हैं, फिर ये इनके साथ पैरेलल में है, और ये टोटल इसके साथ सीरीज में है। तो मैंने जब RAB लिखा तो पहले 4/5 और ये पूरा उसके सीरीज में कर दिया, और इधर ये पैरेलल ब्रांचेज हैं ये, और ये दोनों सीरीज में हैं। सो फिर मैंने इसको उस तरीके से सॉल्व कर लिया है। तो 4/5 + 4, यहाँ जब मैंने सॉल्व करके बताया था 24/5 आ गया था, और यहाँ पर इसके बाद 8/5 था, इसको सॉल्व कर दिया। तो इस तरीके से मैंने आपको ये बता दिया था, और आंसर आ गया था 20/7। इसका दूसरा तरीका भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया था कि हमें ऐसे नहीं लगाना है। सो हम क्या कर सकते हैं, उसको KVL के तरीके से भी लगा सकते हैं। सो KVL के तरीके से लगाने के लिए क्या किया हमने, लूप बना लिया। सो एक मैंने सबसे पहले आउटर लूप ले लिया है, तो इस आउट है ना, वो तो बैटरी अपने आप लगा देंगे, करंट I मान लेंगे, और R इक्विवेलेंट का मतलब कितना होगा, V/I। टोटल बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, या उसका EMF कितना है, और बैटरी से करंट कितनी बाहर निकलती है। सो टोटल V डिवाइड बाई टोटल I, ये जो रेशियो होगा दैट विल बी नोन एज आवर R इक्विवेलेंट। तो हम इससे R इक्विवेलेंट बता सकते हैं। अब आप देखिए आउटर लूप यदि मैं लूँगा तो यहाँ V है, इधर से आप सॉल्व कर लीजिए, बाहर से यहाँ से चले जाएंगे, आउटर का मतलब ये मैं बोल रहा हूँ। सो इधर से गए तो -2I1 आ गया, इधर गए तो -4I2 आ गया, और यहाँ गए +B 0 हो गया। सो B की वैल्यू मैंने लिख दिया 2I1 + 4I2। अब देखिए हमें V/I चाहिए, तो मेरे पास B का इक्वेशन तो है ही। अब मैं I1 और I2 को किसके फॉर्म में लिखूँगा, I के फॉर्म में। बस इतना सिंपल सा हमने को कैलकुलेशन करना है। मेरा ये जो रिलेशन है B, ये I1 और I2 के फॉर्म में तो मुझको पता ही चल गया है। अब मुझे तो ये तो चाहिए नहीं, मुझे तो चाहिए कि इधर केवल I आ जाए, जिससे मुझको क्या प्राप्त हो जाए, V/I। सो अब मेरा पर्पज़ ये है इस क्वेश्चन में आगे सॉल्व करने का कि मैं I1 और I2 को I के फॉर्म में निकालूंगा। सो मैंने सबसे पहले लूप नंबर 1 कंसीडर कर लिया। इसके अलावा अपने को कोई लूप की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। लूप रूल मैंने आपको लगाना पहले सिखा रखा था कि आप इधर गए सो -2I1, इधर आ गए, वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। Since we are moving in the direction of current, therefore potential will decrease, and if potential is decreasing, therefore the change will be minus, and if we are moving in the direction opposite to the flow of current, then we are moving from low potential to the high potential. So let us consider in this loop. So we have here -2I1 and here -4I1 minus I2, and then in this branch we are moving opposite to the direction of the current. So we have +4I2. Now let us simplify this. So it is -2I1 -4I1 and minus plus 4I2 and 4I2. So therefore we get -2I1 -4I1, it is 6I1, and it is 4 + 4 8, so 8I2. I have transposed, I have taken this I2 from left to right. So we have 6I1 is equal to 8I2. Now dividing by 2 we get 3I1 is equal to 4I2. So now we have a relation between I1 and I2 which says that 3I1 is equal to 4I2. Next we are going to apply KCL. Here in this branch current is I. So at this junction incoming current is I1, and current going out of the junction are I1 and I2, and we know at any junction incoming current is always equal to outgoing current. So we have here I is equal to I1 plus I2. So I am writing here I and I1, and I am putting the value of I2 from this relation. So from here I2 is equal to 3 I1 by 4. So I have placed here in place of I2 I have put 3 I1 by 4. Now I have simplified the relation, therefore I got I is equal to 7 I1 by 4, which gives me I1 is equal to 4I by 7. So
Likewise, I can find I2. So, I2 will be is equal to 3I by 7. So, I1 is 4 by 7 and I2 is 3I by 7. Now, I will put the value in equation 1. So, after putting the value of I1 and I2 in equation 1, I1 was 4I by 7 and I2 was 3I by 7. So, I have simplified it, 8I by 7 and 12 by 7. So, solving I got V is equal to 20I by 7 and B by I need B by I. So, I have taken this I from this side to this side, therefore, it is B by I is equal to 20 by 7. So, R equivalent is equal to 20 by 7. So, इस तरीके से मैंने आपको जो है अनबैलेंस ब्रिज के क्वेश्चन करना सिखा दिया। आप एक या दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन लेंदी होने की वजह से हमारे एग्ज़ाम में आता नहीं है, लेकिन हमें कभी बोर्ड में 5 मार्क्स में लेंदी क्वेश्चन में पूछ ले, इसलिए प्रिकॉशनरी मेज़र के लिए मैंने आपको ये सिखा दिया है कि आप इसको सीखिए। दोनों तरीके से मैंने बता दिया। स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर बोर्ड में आप लिखने जाएंगे तो चूँकि सिलेबस में स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है तो ये सजेस्टेड नहीं है कि आप स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ लगाएंगे। अपने एग्ज़ाम में इनकेस कभी आ जाता है सो इक्विवेलेंट निकालने के लिए स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा छोटा था तो ऐसे बता सकते हैं, बट प्रैक्टिस आप दोनों की करते रहिए। प्रैक्टिस करेंगे तभी हमारा दिमाग स्ट्रांग होगा। अपने समय बचाने की कोशिश नहीं करें, पढ़ाई में समय इन्वेस्ट करने का सब। हाँ, अब मैं आपको इसी तरह का एक क्वेश्चन और कराना चाहता हूँ। सो क्वेश्चन ये है कि सेम ऐसे ही बैलेंस ब्रिज नहीं लूँगा मैं, ये एक ले लिया, इधर की तरफ एक ये हो गया, यहाँ पर ये ले लिया, इधर की तरफ सो R और यहाँ 2R, ये 2R और ये R एंड लेट अस टेक इट R। सो क्वेश्चन तो देखिए वही था, मतलब उसका बी पार्ट है, वी हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। सो सेकंड पार्ट है, पहला पार्ट तो मैंने आपको बता ही दिया था। देखिए क्वेश्चन तो यही चल रहा था ना, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ये तो वही 1 था। अब हम अगला पार्ट कर रहे हैं, तो अब इसमें ए और बी के बीच में निकालना है। अब आप देखिए इसको जब आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इन दोनों का रेशियो कितना है 1:2, इनका रेशियो 2:1। चूँकि रेशियो बराबर नहीं है इसलिए इस वाले ब्रांच में करंट जाएगी ही जाएगी, क्योंकि करंट जाएगी तो मैं इसे सर्किट से हटा नहीं सकता हूँ। इस तरीके से ये अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, और अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज सॉल्व करने के लिए या तो मैं स्टार डेल्टा लगाऊंगा या तो फिर मैं केवीएल लगाऊंगा। सो मैं जो है प्रयास करता हूँ इसको दोनों तरीके से लगाने की कोशिश करते हैं। सो स्टार डेल्टा के लिए मैंने आपको बताया था कि आप बीच में इसको ऐसे कनेक्ट कर लेंगे, एक को x मानेंगे, एक को y मानेंगे और एक को z मानेंगे। सो x हो गया, ये y हो गया और ये z आ गया। तो इस तरीके से हम इसको कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो x की वैल्यू भी लिखेंगे, x की वैल्यू देखिए आप यहाँ से r और 2r है। सो r इंटू 2r और इन तीनों का सम r प्लस r 2r प्लस 2r कितना हो गया 4r हो गया। सो ये 4r यहाँ पर आ गया। सो आप जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये r/2 के इक्वल हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से आप y लगा लेंगे तो r इंटू r है तो r इंटू r डिवाइड बाई 4r होगा ही होगा। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा r/4 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद z इज इक्वल टू z, ये इसके इक्वल है। सो 2r इंटू r, सो 2r इंटू r डिवाइड बाई किसके इक्वल है 4r के इक्वल है। सो r/2 के इक्वल हो गया ये। सो इस तरीके से हम जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ x हो गया, ये y हो गया, y के आगे यहाँ पर क्या लगा है 2r लगा है, और इधर की तरफ यदि आप ले रहे तो ये z हो गया और z के आगे ये r हो गया। ये b होती है, ये a है, तो x y और ये z हो गया। सो x की वैल्यू किसके इक्वल है r/2 के, y की वैल्यू किसके इक्वल है r/4 के, और z की वैल्यू किसके इक्वल है r/2 के। फिर ये किसके इक्वल है 2r के, और ये किसके इक्वल है r के, है ना। सो इस तरीके से मैं इसको सॉल्व कर पा रहा हूँ। अब मैं ऐसे इसको एक बार और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो 2r प्लस आर बाई 4 है। सो 2r प्लस आर बाई 4, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 2 जा 8 प्लस 1 9, तो ये कितना हो गया 9r बाई 4 हो गया। सो मैं इसको चाहूँ तो एक और डायग्राम बना सकता हूँ। यहाँ ले लिया, इसको 2 ब्रांचेज हैं तो मैं इन दोनों ब्रांचेज को ऐसे अलग अलग कर लेता हूँ। सो ये अलग अलग हो गया। आप अपने तरीके से सोच सोच के लगाइए। सो ऐसे आ गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। यहाँ पर एक इसके इक्वल है r बाई 2 के, और ये कितना है 9r बाई 4। सो इट इज़ 9r बाई 4, और इधर की तरफ मैं जा रहा हूँ तो r बाई 2 प्लस r है। सो r बाई 2 प्लस r, सो आप देखेंगे तो 3r बाई 2 आ जाएगा। सो ये 3r बाई 2 हो गया। अब ये दोनों किस में हैं, पैरेलल में हैं, पैरेलल में हैं, और इसके साथ किस में हैं, सीरीज में हैं। सो आर ए बी की वैल्यू आप लिख सकते हैं, चूँकि इसके साथ सीरीज में हैं तो r बाई 2 प्लस करेंगे ये, और ये सीरीज में है, और ये प्रोडक्ट बाई सम। सो 9r बाई 4 इंटू 3r बाई 2 डिवाइड बाई 9r बाई 4 प्लस 3r बाई 2, ऐसे कर लूँगा, और इसे फर्दर जो है सिंप्लीफाई किया जा सकता है। सो फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए किसके इक्वल हो गया r बाई 2 प्लस, आप देख लीजिए ये किसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर यदि मैं ये वाला एलसीएम ले लूँ, 4 यहाँ पर एलसीएम ले लेता हूँ, तो 4 एलसीएम ले लूँगा तो ये 6r बाई 4 हो जाएगा, और 6 प्लस 9 कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ पर तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 15r के इक्वल हो जाएगा। सो दिस इज़ 15, एक r से r ऊपर काट दिया, और यहाँ नीचे एलसीएम कितना बचा है 4 बचा हुआ है। तो 15 बाई 4 हो गया, और एक r कैंसिल हो गया। यहाँ पर जो वैल्यू लिखूँगा मैं वो किसके इक्वल लिखूँगा 9 इंटू 3r, ये हो गया, और ऊपर से जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 4 इंटू 2 और आ गई। ये तो प्रोडक्ट में था ही ना, ये प्रोडक्ट में था तो 4 इंटू 2 तो नीचे ही लाऊंगा मैं, और इसके बाद ये जो वैल्यू थी इसका एलसीएम कितना था 4, तो ये तो मैंने 15 बाई 4 किया और r से r काट दिया, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर मैंने इसके नीचे वाले में 4 एलसीएम ले लिया है, तो ये 4 ले लिया, तो इसको भी 4 बना दिया, तो 6 बाई 4 हो गया। फिर मैंने यहाँ पर ले लिया तो 6 प्लस 9 ये 15 हो गया, तो 15r बाई 4 हुआ, तो मैंने 15। सो यहाँ पर हमारे पास आर ए बी, ये r बाई 2 तो हमारा छूट गया था उस बार, और यहाँ 3 और 5 कितना आ रहा था, वो 9r बाई 10 आ रहा था, 9r बाई 10 आ रहा था। तो आप देखिए 10 एलसीएम ले लेंगे तो 5 आ गया यहाँ पर, तो 14r बाई 10, तो 7r बाई 5। मेथड बता देता हूँ आपको बाई KVL। सो KVL के तरीके से ले सकते हैं, ऊपर r 2r है, नीचे 2r आ रहा है। सो आप KVL के तरीके से लगाएंगे, r 2r, यहाँ पर इसको बता सकते हैं। और यहाँ एक बैटरी लगाते हैं हम। सो बैटरी की वैल्यू क्या मान लिया मैंने, V मान लिया, इसको ऐसे मान सकते हैं। इधर की तरफ था कितना हमारे पास R और 2R, सो R 2R, दिस वाज R, ये 2R और ये R, इन्वर्ट कर दिया हमने। अब इसको सॉल्व करने के लिए ये वोल्टेज भी मान लिया, यहाँ से करंट कितनी गई I, सो R इक्विवेलेंट का क्या मतलब होगा V बाई I, ये हमें निकालना है। अब मैं I ले लिया, इधर की तरफ करंट मैं I1 मानूंगा, इधर की तरफ करंट I2। अब आप समझिए मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था कि ये R है तो यहाँ करंट I1 माना, और ये भी R है, सो यहाँ भी करंट कितनी बाहर भेज दूंगा I1, ये 2R है और ये भी 2R है, जस्ट ये इन्वर्टेड ही है तो करंट ऐसे ही भेज देंगे, इसकी I2 तो यहाँ I2, यहाँ I1 तो यहाँ I1। ऐसा नहीं मानेंगे तो थोड़ा क्वेश्चन और लेंदी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते, हमारी इक्वेशंस बढ़ जाएंगे, हमारे सॉल्व करने का टाइम बढ़ जाएगा, या ऐसा हो सकता है कि इनिशियल स्टेजेज में हम चूँकि अपने लर्निंग के इनिशियल स्टेज में हैं तो हम मैथमेटिकली इतने एडवांस नहीं होने की वजह से हमारा क्वेश्चन एनालिसिस लेंदी हो सकता है। इसलिए हम सबसे पहले अपने सॉल्यूशन मेथड को विजुलाइज कर रहे हैं कि हम कैसे आसान बना सकते हैं उसको। सो हमें तो पता ही है कि इधर से करंट आई गई है तो बाहर तो करंट आई ही निकलेगी, आई स्प्लिट हो गई है I1 और I2 में, है ना। सो आई की जो वैल्यू है वो I1 प्लस I2 के तो बराबर है ही है, ये तो मैंने KCL लगा दिया।
और यहाँ I1 है और यहाँ I2, तो बाहर भी I1 I2 ही निकलेगी, तभी I के बराबर होगी। तो मैंने यहाँ वाली I1 को यहाँ मान लिया, यहाँ अब आप देख लीजिए इधर क्या होगा। ये इधर की तरफ से ये करंट जा रही है, या I1 इधर I2 चली गई, तो मैंने मान लिया कि इधर की तरफ जो करंट आ रही है वो I1 माइनस I2 आ रही है। सो यहाँ पर जो करंट आ गई वो I1 माइनस I2 आ गई। अब मैं एक लूप तो ये मान लूँगा, इसे फर्स्ट बोल देता हूँ और एक आउटर लूप मान लेता हूँ। सो लेट मी सॉल्व द क्वेश्चन। तो फॉर आउटर लूप है ना, बहुत आसान सा प्रॉब्लम होती है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। यहाँ से जाएंगे इधर, तो इधर से गए तो कितना हो गया है, करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ मैं, तो माइनस I1 R, इधर की तरफ जा रहा हूँ सो माइनस I2 और ये 2R के बराबर हो जाएगी, और इधर प्लस B किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया, इसलिए B इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, I1 R के इक्वल हो जाएगा, और प्लस 2I2 R के इक्वल हो जाएगा। ये फर्स्ट हो गया I1 और I2। अब इसके बाद इधर की तरफ हम लोग ले रहे हैं लूप में, है ना। सो लूप फर्स्ट हो जाएगी। सो इधर की तरफ माइनस I1 R ये हो गया, माइनस I1 माइनस I2 R इधर हो गया, और प्लस इधर की तरफ 2I2 R हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, यहाँ पर ऐसे बता सकते हैं। सो माइनस I1 R माइनस I1 R माइनस माइनस प्लस कर दिया I2 R प्लस 2I2 R इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। अब आप देखिए I1 2I1 हो गया, सो इट इज़ 2I1 R इज इक्वल टू ये I2, और 2I2 किसके इक्वल हो गया, 3I2 R के इक्वल हो गया, R से R कैंसिल हो गया। सो हमारे पास ये किसके इक्वल हो गया, 2I1 इज इक्वल टू 3I2, 2I1 इज इक्वल टू 3I2, ऐसे बता सकता हूँ मैं यहाँ पर, है ना। अब हम यहाँ पर ऐसे जो है एक I1 और I2 की वैल्यू लिख लेता हूँ। सो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 और लिख दूँगा मैं। सो यहाँ तो मैं I1 ही लिखूँगा, और I2 की जो वैल्यू है मेरे पास I2 वो किसके इक्वल है, 2I1/3 के इक्वल है। सो 3 + 2 5, तो 5I1/3 हो गया, ठीक है यहाँ से। इसलिए जो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, हमें तो यहाँ I1 और I2 की वैल्यू पुट करना है। सो I1 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो गई, I1 की वैल्यू हो गई मेरे पास 3I/5 के, 3I/5 के, और I2 की जो वैल्यू है I2 यहाँ से लिख देंगे, है ना, I1 की वैल्यू लिख देंगे 3I/5, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2I/5 के इक्वल। I1 इज इक्वल टू 3I/5 आ गया, और I2 इज इक्वल टू 2I/5 आ गया। अब मैं यहाँ पर R इक्विवेलेंट निकालता हूँ, सो मैं यहीं पर सॉल्व कर दे रहा हूँ। सो ये इक्वेशन में V है मेरे पास, तो I1 की वैल्यू है, तो ये कितना हो जाएगा, 3IR/5 प्लस यहाँ 2 × 2 4, तो 4IR/5 आ गया, ऐसे लगा लूँगा मैं, 4I/5 आ गया। इस तरीके से इससे सॉल्व किया जा सकता है। अब यहाँ 3 + 4 7, तो 7IR/5 आ गया। सो B/I लिख लूँगा। सो B/I इज इक्वल टू कितना हो गया, 7R/5 से R इक्विवेलेंट है, सो देयरफॉर RAB इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, 7R/5 के। सो ये आ गया किसके इक्वल, 7R/5। और यहाँ पर भी आप देख लीजिए ये किसके इक्वल है, 7R/5 के इक्वल है। इस तरीके से दोनों मेथड से हम इसको सॉल्व करके बता सकते हैं। आगे हम सिमेट्री पर बेस्ड क्वेश्चन लगाएंगे। सिमेट्री पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ कुछ प्रॉब्लम लगा लेते हैं। सिमेट्री का मतलब ये होगा कि जैसे लेफ़्ट से जितना करंट इंटर करता है, राइट में उतना ही करंट निकलेगा, और एकदम जो हम अपने पूरे सर्किट को दो पार्ट में बांट पाएंगे, एक लेफ़्ट एक राइट, या एक ऊपर और एक नीचे, एकदम एक जैसा सिचुएशन होगा। सो आप समझो इसको, जैसे मैं आपको तरीके सिखा रहा हूँ वैसे ही आपको सोचना सीखना है।
तो जैसे मेरे पास ये एक सर्किट हो गया जहाँ पे R 2R है, R है, 2R है और ये बीच में मैंने बांध दिया। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए ये एकदम सिमेट्रिकल है। यदि मैं इस लाइन को लूँ तो इस लाइन के क्रॉस जैसा लेफ़्ट में सर्किट है वैसा ही राइट में है। सो ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। सो लाइन ऑफ सिमेट्री है जो जिसके अबाउट निकालना होता है ना उसके परपेंडिकुलर यूजुअली रहती है। सो जैसे मान लिया कि मैंने इधर से करंट कितनी माना, यहाँ पर आई जा रही है, सो यहाँ बाहर भी करंट कितनी जाएगी, आई ही जाएगी। ये ऐसे कोई करंट वरेंट मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ। सो इधर की तरफ ये I1 मानना यदि करंट, ये I2 मान लिया और आप देखिए I3 मान लिया। तो यदि यहाँ इंटर I1 I2 I3 की है तो ये बाहर भी उतनी ही निकलेगी, नहीं तो I के बराबर होगी नहीं है। I1 I2 और I3 ये निकलना ही निकलना, सिमेट्रिकल है। ये 2R है, ये R है और 2R है। 2R में I1 है तो यहाँ भी I1 होगी, ये 2R है। यहाँ I2 है तो यहाँ भी I2 होगी, यहाँ I3 है तो यहाँ भी I3 होगी। इसका क्या मतलब समझिए, I1 ही चला गया, मतलब I1 यहाँ डिवाइड नहीं हुआ। यहाँ I2 है तो यहीं I2 सीधे चला गया, मतलब I2 यहाँ डिवाइड नहीं हुआ, जंक्शन पड़ा। यहाँ I3 है तो यहाँ I3 चला गया, मतलब डिवीज़न नहीं हुआ। सो ये जो रेजिस्टेंस है ये हमारे किसी काम के नहीं है। तो जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी ये जो है, ये हमारे पास ये जो लाइन यहाँ से जा रही है, ये वाली लाइन, ये जिस लाइन के लेफ़्ट और राइट में एक जैसा है, उस लाइन पे ये जो रेजिस्टेंस पड़ रहे हैं ना, आप उनको हटा दीजिए। क्यों हटा दीजिए, क्योंकि इनमें तो करंट जा ही नहीं रही है। तो ये सिमेट्री का मतलब हुआ। सिमेट्री का मतलब है कि आपके पास ये लाइन ऑफ सिमेट्री हुई, उस लाइन ऑफ सिमेट्री में यदि रेजिस्टेंस मिल रहे हैं तो उन रेजिस्टेंस को हटा दीजिए वहाँ से, मतलब उसमें कोई करंट नहीं जाएगी। सो ये और ये सेम पोटेंशियल पर हो गए, कहने का मतलब ये है सेम पोटेंशियल पर हैं तो एक वायर बांध देंगे। सेम पोटेंशियल का मतलब आप यहाँ से यहाँ वायर बांध रखे हैं, सो सेम पोटेंशियल पर है। तो ये जब हट जाएगा इस सर्किट में से, सो हमें यहाँ पर सीधे दोनों सीरीज में आ गए। सीरीज में आ गए तो ये हमें बचेगा कितना, यहाँ पर 2R 4R बच जाएगा। तो यहाँ पर 4R आ गया। नीचे की तरफ यदि मैं लूँगा तो R प्लस R, ये 2R हो जाएगा, और नीचे यदि मैं लूँगा तो 4R के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 2R हो गया, ये 4R हो गया, और यहाँ पर इधर A हो गया, और ये वाली वैल्यू किसकी इक्वल हो गई, B के इक्वल हो गई। अब आप इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो 1/RAB ये किसकी इक्वल हो जाएगा, 1/4R प्लस 1/2R प्लस 1/4R के बराबर होगा। तो समझ लीजिए आप इसको, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4R तो आपका एलसीएम ही हो गया। नहीं, ऐसे नहीं सॉल्व करते हैं, ये तो अलग अलग कर लेता हूँ मैं। 1/4R तो ये किसके इक्वल हो गया, 1/2R के बराबर हो गया, और यहाँ 1/2R के इक्वल हो गया। सो 1/RAB आ गया इस तरीके से। सो हम RAB की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ मैं। सो 1/2 कॉमन ले लीजिए यहाँ से। जैसे भी सॉल्व करना हो, सॉल्व करने की तो आप हमेशा अपने आप ही कीजिए। R इंटू R, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, R प्लस R के बराबर हो जाएगा। सो 1/RAB आ गया। सो RAB तो अपने को निकालना है। सो RAB की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2R इंटू R डिवाइड बाई R प्लस R के बराबर हो जाएगा। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो 4R 2R और ये 4R के बराबर आ गया। ऐसे है सिमेट्री, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसे हम सिमेट्री को हमेशा सॉल्व कर सकते हैं। अपनी को एक करंट देखना होता है, एक लाइन, और उस लाइन ऑफ सिमेट्री पर जितने रेजिस्टेंस हो गए सबको हटा देंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए आप, ये एक रेजिस्टेंस है। यदि मैं यहाँ से करंट I लेता हूँ तो यहाँ भी करंट कितनी होगी, I ही बाहर जाएगी। अब ये 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है, I1 I2 और I3 है ना। ये अब ये जहाँ से करंट जा रही है उसके ये 90 डिग्री पर एक लाइन ऑफ सिमेट्री अपने को दिख रही है। ये सिमेट्रिकल वाली बात आ गई। तो इससे लाइन के जैसा इधर की तरफ है लेफ़्ट में, वैसा ही राइट में है। सो अब इस वाले जंक्शन पे कोई भी करंट नहीं जाएगी, तो आप इसको हटा दीजिए बस। इस पर जाएगी नहीं, ये सिमेट्री पर जितने भी रेजिस्टेंस पड़ेंगे आप सबको हटा सकते हैं। आपने कोई लाइन ऑफ सिमेट्री देखना है, जैसे लेफ़्ट में जैसा है वैसा ही राइट में हो, तो एक लाइन से काट दिया हमने तो ऐसे आगे। अब आप देखो इधर की तरफ कितना है, R 2R, ये भी 2R और ये भी 2R। सो हमारे पास 3 रेजिस्टेंस हो गए 2R के। सो ऐसे बना लिया मैंने। ये यहाँ पर ये भी 2R का है, और यहाँ भी किसके इक्वल है, 2R के इक्वल है। सो ये A हो गया और ये B हो गया। सो दिस इज़ 2R और ये 2R हो जाएगा। सो आप जब पैरेलल में देखेंगे सो RAB इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, 2R/2।
3 के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सिमेट्री वाले प्रॉब्लम्स लगा सकते हैं। यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ से करंट आ रही, करंट जिधर से आएगी उसके 90 डिग्री पर ही गिस्ट करेगी, लाइन ऑफ सिमेट्री ये है। तो 4 ब्रांच है, तो I1 I2 I3 I4 4 बटे जैसा इधर है वैसा इधर है, या 6 तो इधर भी 6। तो इस लाइन के अबाउट, इस लाइन के लेफ़्ट में जैसा है उस लाइन के राइट में भी जैसा है, लेफ़्ट में जैसा है उसी तरीके राइट में। तो इन सभी को यहाँ से आप क्या कर देंगे, हटा देंगे। जब आप हटाएंगे तो कितना हो गया, 4 और 4 8 हो गया। सो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इस बार 1/RAB किसके इक्वल हो गया, 1/8। यहाँ गए तो 6 + 6 कितना हुआ, 12। सो 1/12 हो गया। इसके बाद 6 + 6 1/12 हो गया, और यहाँ लिया तो किसके इक्वल हो गया, 1/8 के इक्वल हो गया। सो 1/8 + 1/8 2/8, 2/8 मतलब 1/4, 1/12 1/12 2/12, 2/12 मतलब 1/6। तो यहाँ पर 12 क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो 12 एलसीएम होगा 3 + 2, सो यहाँ पर 5/12। सो RAB की जो वैल्यू है RAB, सो आप यहाँ पर RAB बता सकते हैं। सो RAB इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, 12/5 ओम के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री पर है, जितने भी पॉइंट हैं सभी सेम पोटेंशियल पर है, तभी उनमें करंट नहीं जा रहा है। सिमेट्रिकल है ना, वो करंट का डिवीज़न हुआ ही नहीं, जैसा है लेफ़्ट में है वैसा ही सर्किट हमारा राइट में है। सो इन सभी पॉइंट ये सभी सेम पोटेंशियल पर हैं। इनको हटा दिया मतलब यहाँ पर एक वायर केवल जोड़ दिया है। सो आप केवल यदि वायर जोड़ दें, मैं इसका जो है एक अल्टरनेटिव तरीका आपको बताता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व, ये मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ आप समझिए। ये केवल एक वायर है। सो यहाँ आपका सर्किट 2 पार्ट में जुड़ा हुआ है। तो एक पार्ट जो है ये ए वाला, ये कुछ ऐसा है आपके सामने, ऐसे है, इस तरीके से हम बता सकते हैं। और ये कोई पॉइंट B1 मान लिया, B नहीं है ये, तो 4 6 6 और ये 4 हो गया। सो ये इसका यदि आप पैरेलल लेना चाहते हैं, यदि आप पैरेलल लेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, 1/4 + 1/4, 2/4 मतलब 1/2, और 1/6 + 1/6, 2/6 मतलब 1/3। तो 1/3 और 1/2 जो होगा, ये हम यहाँ पर यदि केवल RAB निकालना चाहते हैं, RAB, सो ये दोनों पैरेलल में हैं तो इनका तो 2 हो गया, और ये है तो इनका 3 हो गया। तो 2 × 3 प्रोडक्ट बाई सम, तो किसके इक्वल हो गया, 6/5 के इक्वल हो गया। तो 6/5 RAB1 हो गया। अब यदि ये इधर वाले का 6/5 हुआ तो इधर वाले का भी 6/5 होगा। सो आप देखो A से B तक एक रेजिस्टेंस जुड़ा, फिर बीच का सिमेट्री पॉइंट आया और यहाँ B जुड़ गया। ये कितना है, 6/5, और ये भी कितना है, 6/5। सो यहाँ पर ये 6/5। सो आप जब RAB निकालेंगे, सो 6/5 + 6/5 इज इक्वल टू 12/5, ऐसे बता सकते हैं। सो कोई जरूरी नहीं है आप इस पूरे को, लेफ़्ट वाले को एक वायर से बांध दीजिए, क्योंकि सेम पोटेंशियल पर, तो पूरे वायर से बांध दिया। और ये पॉइंट कितना था, B1। तो यहाँ से जितना ये आएगा लेफ़्ट का, उतना ही राइट का आएगा। तो मैंने केवल लेफ़्ट का निकाल लिया, कितना हो गया, 6/5। तो 6/5 जोड़ दिया, ये भी 6/5 जोड़ दिया। तो सिमेट्री पे लगाने के 2 तरीके हैं। तो बीच वाले को हटा दीजिए, या तो अपने सर्किट को ही बीच से काट दीजिए और ये केवल एक अलग सेपरेट कर लीजिए। तो जैसा ये एक होगा वैसा ये दूसरा होगा, और दोनों को आपस में सीरीज में ज्वाइन कर दीजिए। तो एक बना और फिर आगे दूसरा बना, तो इसका कितना है, 6/5, और ये भी 6/5, फिर मैंने इसको ऐसे जोड़ दिया। तो सिमेट्री पर कर सकते हैं। सिंपल अपने को सिमेट्री पे क्वेश्चन लगाने होते हैं। हमारे एग्ज़ाम में सिमेट्री पर 1 या 2 बार सिंपल सा सवाल आया हुआ है। एक अगला मैं सिमेट्री पर आपको बता देता हूँ, है ना। ये अब वैसा नहीं है जैसा अभी तक हम लोग सीख रहे थे, थोड़ा सा पहले वाले से डिफरेंट है। तो आप देखिए यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। यहाँ इधर से भाई करंट यदि आई जाएगी तो बाहर भी आई ही निकलेगी, इसमें तो कोई 2 राय नहीं है। अब आप जैसे यहाँ से डिवाइड करते हैं तो इसके लेफ़्ट में जैसा है वैसा इसके राइट में है। तो अब जब इस लाइन ऑफ सिमेट्री पर, यही हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री, इस लाइन ऑफ सिमेट्री पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, केवल एक पॉइंट आया। तो ये जो पॉइंट आया है इसको यहाँ पर ओपन कर दीजिए, ऊपर खिसका दीजिए और इसको नीचे खिसका दीजिए। आप हमेशा ऐसे ही लगाएंगे। और भी तरीका है, काट करके 2 पार्ट में, जैसे मैं अभी बता रहा था वैसे ही आप इसको काट करके भी बना सकते हैं। सो इस क्वेश्चन में आपको जो सॉल्व करने के लिए मिला वो ऐसा है कि
देखिए एक आर हो गया, फिर आगे की तरफ चले गए, एक आर हो गया, यहाँ हो गया है ना ये ए, और एक किसके इक्वल हो गया, बी के इक्वल हो गया। ये यहाँ से ऐसे आगे की तरफ ले रहे हैं, ये उठा दिया वहाँ पर कनेक्शन को। यदि कोई पॉइंट मिलता है तो उस पॉइंट को वहाँ से डिस्कनेक्ट कर देंगे, और पॉइंट नहीं मिलता है, रेजिस्टेंस मिलता है, तो सिमेट्री वाली लाइन से उस रेजिस्टेंस को आप हटा देंगे। बस इसके अलावा अपने को और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ आप जो है इसको आसानी से कनेक्ट कर लीजिए, आराम से कनेक्ट हो जाएगा ये ऐसे, और ये यहाँ से जुड़ा हुआ है और ये यहाँ से जुड़ा हुआ है बस। सो ये कितना है, आर आर आर, ये आर है और ये भी आर है, इधर आर है और इधर आर है, बस हो गया। सो अब देखिए ये तो टोटल 2R रहेगा ही रहेगा, ये आर है, ये आर है, ये यहाँ से यहाँ चले गए ना करंट, तो यहाँ तो ओपन है सर्किट ना। सो यदि अपने को कोई जॉइंट मिलता है तो उस जॉइंट को लाइन ऑफ सिमेट्री पर ही खोल देना है। सो लाइन ऑफ सिमेट्री पर आप उसको खिसका दीजिए, तो लाइन ऑफ सिमेट्री पर मैंने इसको ओपन करके ऊपर खिसका दिया, तो ये आर आर हो गया। अब ये आर और आर 2R हो गया, और ये कितना है, आर है। तो सबसे पहले इसका पैरेलल लीजिए, तो 2R और आर का पैरेलल कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट बाई सम, तो 2R/3। सो इधर की तरफ से यदि आप देखेंगे, मैं फिर से डायग्राम बना देता हूँ। सो एक तो यहाँ पर ये आर और ये आर है, और एक दूसरी लाइन है यहाँ पर, दूसरी लाइन को मैं ऐसे बना लेता हूँ। यहाँ पर ये आर है और इधर की तरफ ये इधर से गए और फिर यहाँ आ गए। सो ये वाला जो वैल्यू है ये कितना है, 2R/3, ये आर, ये आर और ये आर हो जाएगा। सो आर प्लस आर कितना हुआ, 2R हो गया। सो 2R प्लस 2R/3, तो ये आ जाएगा 8R/3। सो अब आपके पास दो पैरेलल ब्रांचेज हो गई यहाँ पर, एक में 8R/3 हो गया और एक में कितना हो गया, 2R हो गया। बस आपका हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो ए और बी यहाँ पर कितना हो गया, 8R/3, और ये किसकी इक्वल है, 2R के। अब आर ए बी होगा किसके इक्वल, प्रोडक्ट बाई सम के इक्वल हो जाएगा, या आप इसको प्रोडक्ट बाई सम नहीं लगाना चाहते हैं, सो 1/RAB लगा लीजिए। 1/RAB इसका उल्टा, तो 3/8R प्लस ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2R की, 1/R1 प्लस 1/R2, तो 3/8R और ये 2R। तो आप देखिए यहाँ पर 8R तो आपका एलसीएम हो गया, सो यहाँ पर 3 हो गया और यहाँ पर 4 हो गया। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, RAB 8R/7। सो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करके बता सकते हैं। सो मैं यहाँ पर जैसे लेफ़्ट में जो करंट गई है वही तो राइट में निकलेगी, यहाँ 2 ब्रांच है तो 2 ब्रांच में जाएगी और वही यहाँ। सो यदि मैं यहाँ मानता हूँ कि करंट कितनी थी, I1, और यहाँ करंट कितनी, I2। सो जब ये I ही तो I1 I2 में टूटा है, तो यहाँ I है, तो एक तरफ से I1 आएगा और एक तरफ से I2 आएगा, नहीं तो अपना वो बैलेंस होगा नहीं, तो I2 और I1 आ गया। सो आप देखिए ये I2 सीधा यही निकल गया, इसका मतलब यहाँ पर कोई डिवीज़न न ऊपर से करंट यहाँ आई। सो I2 जब सीधे चला गया, इसका मतलब इस जॉइंट को आप खोल सकते हैं, इसको कुछ भी लेना देना नहीं है आगे से। तो ऐसे हम इसको बता सकते हैं। अब इसी तरह का एक सिमेट्री वाली क्वेश्चन हम आगे लगा लेते हैं। यहाँ पर हम चाहें तो इसको 2 पार्ट में काट के बता सकते हैं, लेफ़्ट का निकाल लेंगे, फिर राइट को उसको सीरीज में लगा के सॉल्व कर सकते हैं। सो मैं आपको वो नहीं करा रहा। इसी तरीके से ये वाली सिमेट्री है, तो आप देखिए यहाँ से करंट ये आई जा रही है और इधर की तरफ भी करंट कितनी जाएगी, आई जाएगी, इधर I1, इधर I2, इधर I3, तो यहाँ I1 I2 I3, इसका मतलब ये वाली करंट सीधे चली जाएगी। तो ये वाला जो पॉइंट है जो जुड़ा हुआ है, इसको ऊपर और नीचे खिसका देंगे आप। बस से पहले वाला क्वेश्चन ही आपके पास ये फर्स्ट वाली प्रॉब्लम ही हो गई है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। यहाँ है ये R, ये जॉइंट मिला और ये R हो गया, जो अभी हम लगाए थे ये सेम वही क्वेश्चन है। और इधर की तरफ ये एक R है और ये वाला सर्किट मैंने अभी आपको यहाँ से बताया था, R और R कितना हो जाएगा, 2R और R के पहले तो 2R/3 हो जाएगा। सो इस तरीके से वो सेम क्वेश्चन ही हो गया जिसको हम यहाँ से बता सकते हैं। सो ये मैंने यहाँ पर ऐसे कर दिया और ये R ही है, और इधर की तरफ से भी कितना ले लिया, R ले लिया, यहाँ पर भी है ऐसे बना दिया और ये ऐसे सॉल्व कर लिया। तो ये मैं एक साथ सॉल्व कर देता हूँ। ये दोनों, यहाँ तो करंट गई नहीं, ये से करंट यहाँ आ गई, ये वाली करंट यहाँ आ जाएगी कि जॉइंट ऊपर नीचे खिसका देंगे, खोल देंगे इस लाइन ऑफ सिमेट्री पर। जो लाइन ऑफ सिमेट्री है उसी लाइन ऑफ सिमेट्री पर ही खोलते हैं, उसी की डायरेक्शन में।
तो ऐसे ओपन कर देंगे तो ये वाला ब्रांच ऊपर खिसक गया ये वाला, और ये सीधा आगे का चला जाएगा करंट, और ये हमारा ए और ये क्या हो गया बी हो गया। सो बी और ये ए के इक्वल हो गया। सो ये आर है और ये किसकी इक्वल है 2r/3, और ये आर है, ये आर इधर की तरफ ये कितना था 2r/3, और ये भी किसकी इक्वल है आर के इक्वल है। सो अब आप देखिए यहाँ r + 2r/3 + r, यहाँ पर मैंने आपको ये बता रखा है। सो ऐसे जो है आप सॉल्व करके बता सकते हैं। हाँ वो वहाँ पर जो उसकी वैल्यू है सो अब 3 वैल्यू हो गई, ये 8r/3, ये 8r/3 और ये 2r। सो 1/r भी लिख लेता हूँ मैं इसको। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा 1/2r के इक्वल हो जाएगा। अब जब इसे लिखेंगे सो 2r तो ये आ जाएगा 8r/3, तो ये 3/8r हो जाएगा, और यहाँ पर भी 3/8r आ जाएगा। सो 8r तो आपका क्या हो गया एलसीएम हो गया। सो ये तो 4 + 3 + 3 तो 10/8r आ गया। इसलिए जो RAB है वो 8r/10 हो गया। 8r/10 यदि नहीं लिखना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 4r/5 आ जाएगा। सो इस तरीके से हम सिमेट्री वाले क्वेश्चन सॉल्व करके बता सकते हैं। सो सिमेट्री आपकी कंप्लीट हो गई बस। तो इस तरीके से हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कंप्लीट हो गया।